ओके। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक बेटा सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार हमारी जो एंटिटीज़ हैं वो एक्चुअली क्या हो सकती हैं। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ तो उसमें क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं और उसके अंदर हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी क्लास किस तरीके से बनेगी। तो सपोज़ करें कि अगर मैंने एक जो है एम एस पेंट बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम पेंट कहते हैं विंडोज़ के अंदर। आई होप सबने यूज़ किया है। तो उसमें क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं, तो इसमें कुछ एंटिटीज़ का नाम दिया हुआ है, सबका नहीं दिया हुआ। तो उसमें क्या क्या होता है बेटा, एक इरेज़र होता है, ब्रश होता है, टेक्स्ट होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, मज़ीद शेप्स होते हैं। उसके बाद कैनवस होता है। उसके बाद जो है आपकी फ़ाइल्स वगैरह होती हैं। तो दीज ऑल आर माई एंटिटीज़। जो भी चीज़ें जिसके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, या वो चीज़ें जो कि अपना डेटा होल्ड करेंगी, डेटा जिनका स्टोर होगा और उनकी कोई फंक्शनैलिटी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोज आर माई एंटिटीज़। अब इस एंटिटीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इसकी क्लासेस बनाने के शुरू करें काम, तो उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले टॉप पे आपका क्लास का नाम आता है। तो इरेज़र हमने क्लास एक बनाई, एक हमने ब्रश क्लास बनाई, एक हमने टेक्स्ट बनाई, एक हमने स्क्वायर बनाई, एक हमने सर्कल बना ली। उसके बाद जो है हम डेटा के ऊपर आते हैं कि इसके अंदर डेटा जो है कौन कौन सा स्टोर होगा। तो उसमें जो है हमें जो सेकंड रो है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारे पास वी राइट द डेटा। तो इरेज़र के अंदर हमें विड्थ पता होनी चाहिए, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। इसी तरीके से ब्रश के अंदर हमें कलर भी पता होना चाहिए कि कलर क्या होगा, तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। टेक्स्ट के अंदर हमें साइज़ पता होना चाहिए, इंटीजर। कलर हमें पता होना चाहिए, स्ट्रिंग। और उसके बाद उस टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से स्क्वायर जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमें विड्थ पता होनी चाहिए कि हम जो स्क्वायर बनाने जा रहे हैं वो कितना जो है चौड़ा होगा। उसके बाद जो है वी वांट द कलर, के उसके अंदर कलर जो है वो कौन सा फिल होगा। इसी तरीके से अगर मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ तो व्हाट विल बी द विड्थ एंड व्हाट विल बी द कलर। हमारे सेकेंड रो के अंदर हमारा डेटा मेंबर्स आ जाते हैं। इसको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, जो डेटा हम स्टोर करते हैं उन सारे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं क्लास के अंदर, डेटा मेंबर्स। जी फ़ज़ीन, फ़ज़ीन वी विल सी दैट लेटर। ओके। इसके बाद जो है फ़ज़ीन ओके, आई हैव मार्क्ड इट। थर्ड रो के अंदर हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटीज़ आती हैं कि जो हम एंटिटीज़ हम अपनी क्लासेस बनाने जा रहे हैं, अब उस क्लास का फंक्शन या मेथड क्या होगा या उसका काम क्या होगा। तो दैट विल बी, इरेज़र क्या करता है, इरेज़ करता है। तो हमने एक फ़ंक्शन बना लिया जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, वो इरेज़ करेगा। उसके बाद ब्रश के अंदर हमने एक फ़ंक्शन बनाया ड्रॉ, जिसकी डेटा टाइप क्या है, वॉइड, वो सिर्फ ड्रॉ करेगा। टेक्स्ट में हमने राइट कर दिया, स्क्वायर के अंदर हमने ड्रॉ कर दिया और सर्कल के अंदर हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो है दीज आर माई क्लासेस, जिसकी एंटिटीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया था कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर, पेंट के अंदर हमारे पास जो है किन किन एंटिटीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हमने क्लासेस बना ली। तो ये जो बॉक्सेस आपको देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्लास डायग्राम। ठीक है बेटा। क्लास डायग्राम जो है उसके थ्रू हमने अपनी क्लासेस को डिफ़ाइन कर दिया। हमने यहाँ पे पेपर वर्क पे हमने एक नक्शा बना लिया। अब इसको हम एक्चुअल अगर कोड करने जाएं सी शार्प के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, तो क्लासेस कैसे बनती हैं, फिर उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपके पास क्या आता है, पब्लिक क्लास। उसके बाद आपकी क्लास का नाम, देन पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी क्लास का स्ट्रक्चर लिखते हो। तो यहाँ पे आपके पास पब्लिक क्लास हमने एक ह्यूमन की बनाई, उसके अंदर उसके डेटा मेंबर्स कौन से हैं, एज और नेम, जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा उसको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। उसके बाद इसकी फंक्शनल मेंबर्स कौन है, जिसको हम फंक्शंस कहते हैं या मेथड्स कहते हैं, दैट इज़ ईट। कि एक ह्यूमन जो है उसकी एक कोई एज होगी और उसका कोई नाम होगा और साथ में उसकी फंक्शनैलिटी होगी जिसको हम क्या कहते हैं, ईट। तो उसके अंदर जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं क्या प्रिंट होता है, ईटिंग। तो दिस इज़ द वे टू क्रिएट अ क्लास।
अब इस क्लास के हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास को देखते हुए हम मल्टीपल ह्यूमंस बना सकते हैं। हमने एक बार क्लास डिफाइन कर दी, हमें ह्यूमन वन जो है जॉन और ह्यूमन टू जो है अली, इन दोनों के लिए हमें बार बार क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीएफ में हम देखेंगे तो हमें बार बार जो है वेरिएबल्स बनाने पड़ते थे। ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लास आपने एक बार बना ली, उसके बाद उसी क्लास को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो उस क्लास के, और हर एक का डेटा जो है अलग अलग स्टोर होगा। ठीक है, तो आपको जो है बार बार वेरिएबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो है एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑल क्लासेस शुड बी विद इन द पेरेंथेसिस ऑफ नेम स्पेस एंड ऑल क्लास मेंबर्स शुड बी विद इन द पेरेंथेसिस ऑफ क्लास। क्या कह रहा है, आप जो भी क्लास बनाओगे वो किसके पेरेंथेसिस के अंदर होनी चाहिए, आपके नेम स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 3 क्लासेस बनाई हैं, क्लास 1, 2 एंड 3। ये तीनों की तीनों किसके पेरेंथेसिस के अंदर आती हैं, नेम स्पेस जो है मेरा कंसोल एप्लीकेशन 1 उसके पेरेंथेसिस में आती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इट सेज कि हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स और मेथड्स होंगे वो सारे के सारे किस में आने चाहिए, विद इन द क्लास पेरेंथेसिस। तो आप यहाँ पे देखोगे डेटा मेंबर जो 1 है क्लास 1 का, वो क्लास 1 के पेरेंथेसिस में आ रहा है। इसी तरीके से क्लास 2 एंड क्लास 3, इसके पेरेंथेसिस बेटा अगर आपने आगे पीछे किए तो आपका कोड जो है वो एरर देना शुरू कर देगा कंपाइल टाइम, और मे बी अगर कंपाइल हो जाए तो वो जो है फंक्शन उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से आप उसको इमेजिन कर रहे थे। तो बी केयरफुल विद द पेरेंथेसिस। उसके बाद नोट 2 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट फ्रॉम मेन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम क्लास। प्रोग्राम शुड नॉट बी यूज एज अ क्लास नेम एज इट इज रिजर्व बाय द एप्लीकेशन। आप अपनी कोई भी क्लास बना सकते हो, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन प्रोग्राम मत रखिएगा। प्रोग्राम में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि प्रोग्राम की पहले से ही एक क्लास बनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके अंदर जो मेन का फंक्शन होता है हमेशा कोड एग्जीक्यूट वहाँ से शुरू होता है। आप चाहें जितनी भी क्लासेस बना लें, ठीक है, लेकिन आपकी कोड की जो एग्जीक्यूशन है, आपका प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, प्रोग्राम के क्लास के मेन फंक्शन जो है उसकी पहली लाइन से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है कि अब इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे मैंने जो है सबसे पहले क्लास की हमने स्ट्रक्चर देख लिया, क्लास किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हमने जो है क्लास ह्यूमन जो थी उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो राइट साइड पे आप देखोगे कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीक़ेकार क्या है। हम करते हैं नेम, क्लास नेम, उसके बाद स्पेस देते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं। उसके बाद इजिकल्स टू न्यू का कीवर्ड और फिर क्लास का नाम और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। उसके बाद हमें किसी चीज़ में अगर उस ऑब्जेक्ट के नेम को या उस ऑब्जेक्ट के किसी डेटा मेंबर या फंक्शनल मेंबर को हमें एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ ऑब्जेक्ट नेम और फिर हम डॉट लगाते हैं और उसके बाद मेंबर नेम, कि हमें कौन से मेंबर को मॉडिफाई करना है या एक्सेस करना है उसका हम नाम बताते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे देखोगे कि हमारे पास एक हमने जो है ह्यूमन की क्लास बनाई थी शुरू में, उसको अब ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने अभी देखा था कि जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, मेन के फंक्शन से। तो हम मेन के फंक्शन में गए, हमने एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाया। किस तरीके से बनाया, पहले बताया कि इस ऑब्जेक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी क्लास क्या है, ह्यूमन। फिर उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा ओ बी। फिर उसके बाद हमने न्यू ह्यूमन करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उस ह्यूमन का जो नाम है उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो उसको प्रिंट करवाने का या एक्सेस करने का तरीक़ेकार क्या है, ओ बी जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है और डॉट नेम। इसके नीचे बेटा 4 लाइंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, उसको रीड कर लें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हम स्टॉप लेंगे, देन वी विल सी के यार अब जो है हम इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट ऑल कहाँ से आएगा? जी, सबको अनम्यूट कर दिया है। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम जो है एक प्रोग्राम बना रहे हैं मार्कशीट का, तो आई होप आप सब ने पीएफ के अंदर एक प्रोग्राम बनाया होगा स्कूल मार्कशीट का, बनाया है सब ने? यस जी सर। ठीक है, उसमें क्या होता था कि आप एक स्टूडेंट का जो है डेटा लेते थे, उसको फिर जो है प्रिंट करवा के आप दिखाते थे कि व्हाट इज़ द टोटल ग्रेड, सॉरी टोटल मार्क्स, देन उसकी परसेंटेज और टोटल ग्रेड, सही था? तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले उसके जो है डेटा 3 कोर्सेज का हम उसका डेटा हम स्टोर करते हैं। तो हमारे पास एक इंटीजर बनेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर इम्प्लीमेंटिंग द मार्कशीट प्रोग्राम थ्रू पीएफ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के थ्रू हम काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इंटीजर मैथ्स, उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, और शुरू में कन्वर्ट लग जाएगा, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, और ये कंसोल डॉट रीड लाइन। उसके बाद इंग्लिश और उर्दू। अब उसके बाद क्या होगा, हमें जो है इन सबको ऐड करवाना पड़ेगा। इंटीजर सम इज इक्वल्स टू, उसके बाद परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन सम, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन परसेंटेज। ओके, तो किसी स्टूडेंट को इस प्रोग्राम में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है? सबको समझ आ गया है क्या कर रहा है प्रोग्राम? यस सर। कुछ स्टूडेंट्स को बेटा प्रॉब्लम है, ओके सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बेटा बात हो गई आपके एक स्टूडेंट की, ठीक है। पीएफ में अभी तक आप जो है एक स्टूडेंट को बनाते थे। अब अगर मैं जो है एक ऐसी मार्कशीट बनाने जा रहा हूँ जिसमें जो है 3 स्टूडेंट्स का डेटा आता है, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या काम करूँगा? जी क्लास, अगर मुझे एक स्टूडेंट के लिए इतना काम करना पड़ रहा है, तो मैं 3 स्टूडेंट्स का अगर मैं मार्कशीट बनाने जा रहा हूँ जो कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करेगी। सर डिफरेंट क्लास बनाएंगे? बेटा अभी तो हम पीएफ की बात कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा सर, ठीक है। पीएफ सर के अंदर दोबारा से रहते यही हैं। वाला कोड प्रिंट करेंगे? हाँ एग्जैक्टली, बात समझ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जैक्टली ये पूरे का पूरा कोड 2 बार मज़ीद कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो अब 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे मार्कशीट के ऊपर, ऐसा है यस जी सर। क्लास, ठीक है। इवन इफ़ वी यूज़ एरेज, तो हमें ये जो इनपुट लेने का काम है और परसेंटेज और सम कैलकुलेट करने का काम है, वो हमें 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ हेक्टिक या जो है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। लेकिन इसी को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है इसको ऊप के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, जो कि क्या कहता है कि आप अपने प्रोग्रामिंग जो करोगे वो ऑब्जेक्ट बेस करोगे, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी क्लास का बनता है, ठीक है। तो क्लास क्या होती है, एंटिटीज़ की जो है रिफ्लेक्शन होती है, एंटिटीज़ का ब्लूप्रिंट होता है। तो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, जिसको अब मैं जो है डिलीट करने वाला हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर हमारी एंटिटीज़ क्या है बेटा,
याद रखिएगा। मार्कशीट। नहीं बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन आप जो है कर रहे हो। याद रखिएगा, एंटिटीज हमेशा वो चीज़ें होती हैं जिसका कोई ना कोई डेटा होता है या कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आप किसका जो है स्टोर कर रहे थे? जी क्लास। स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स का। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्लास कौन सी बनेगी? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की क्लास बनेगी। तो मैंने कहा पब्लिक क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर उसके कितने डेटा मेंबर्स थे? 3। 3 मेंबर्स। तो हमने कहा इंटीजर मैथ्स इज इक्वल टू फिलहाल 0, इनिशिएट करने के लिए इंग्लिश इज इक्वल टू 0, उर्दू इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या काम कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ? उनके परसेंटेज सम एंड सम और परसेंटेज निकाल रहे थे। नहीं बेटा, उससे भी पहले हमने एक काम किया था। हमने क्या काम किया था, जरा याद करें। ऐड Convert. किया था। Exactly. सबसे पहले हमने read यूजर करवा से रहे थे इनपुट data। लिया था, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी स्टूडेंट्स की फंक्शनैलिटी होगी पब्लिक वॉइड टेक इनपुट। ठीक है बेटा, इस इनपुट में क्या होगा, मैथ्स के लिए हम कन्वर्ट करेंगे डॉट टू इंटीजर 32 console डॉट रीड लाइन, और ये मेरे पास मेरा एक आ गया। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कन्वर्ट CR, और उर्दू कन्वर्ट CR। कन्वर्ट CR। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला काम तो फंक्शनैलिटी हो गई। सबसे पहले हमने डेटा मेंबर्स लिख लिए। उसके बाद हमने जो है फंक्शंस देख लिया कि सबसे पहला फंक्शन इस स्टूडेंट के काम का, स्टूडेंट की एंटिटी का क्या था, इनपुट लेना। उसके बाद उसका सेकंड फंक्शन क्या था? सम लेना। सम लेना और परसेंटेज लेना। तो इसको हम एक फंक्शन में डाल सकते हैं, पब्लिक वॉइड, इसको हम दे देते हैं नाम कैलकुलेट। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, इसके इंटीजर सम इज इक्वल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस उर्दू, और उसके बाद इंटीजर परसेंटेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हम प्रिंट भी करवा देते हैं इसी के अंदर console WR राइट लाइन, और उसके बाद सम स्पेस सम console परसेंटेज। जी बेटा, ये मेरे पास क्या हो गया, एक मेरी पूरी स्टूडेंट की क्लास बन गई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारा काम जो है हमने एक स्टूडेंट के लिए किया है, हमें तो 3 स्टूडेंट्स की मार्कशीट चाहिए थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने जब एक बार स्ट्रक्चर बना लिया है, अब हम इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हमें 3 स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, तो हम 3 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे एंड वी विल इजीली यूज देम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने बनाया, क्लास नेम आता है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 1 S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। उसके बाद मैंने क्या करा, स्टूडेंट नंबर 2 बनाया, स्टूडेंट नंबर 2 S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, इनके फंक्शंस कॉल करने हैं। S1 डॉट टेक इनपुट, S2 डॉट टेक इनपुट, S3 डॉट टेक इनपुट। उसके बाद इनकी मार्कशीट प्रिंट करवानी है, तो मैंने कहा S1 डॉट कैलकुलेट, S2 डॉट कैलकुलेट, S3 डॉट कैलकुलेट। जी बेटा, ये पूरा मेरा जो इम्प्लीमेंट अभी हमने किया था PF के अंदर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को यूज़ करते हुए पूरा प्रोग्राम जो है वो मैंने इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है यूजिंग ऊप। तो आपको कौन सा आसान तरीका लगा, PF वाला या ऊप वाला? ऊप वाला। ऊप वाला सर। ओके, सर बाकी सुनो, क्या कह रहे हो? पीएफ वाला लगा सर, क्योंकि अभी वो हमारे को पहले से मालूम है ना उसके बारे में, इस वजह से। नहीं, लेकिन अब तो हमने जो है अभी तक क्लास जो हमने अटेंड की, ठीक है, उसमें हमने ऊप के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया। तो आपको अब तो कंपैरिजन कर सकते हो ना कि PF वाला जो है और ऊप वाले में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। चलें आसान आसान की बात नहीं करते, चले आसान की बात नहीं करते। ज़्यादा साफ सुथरा कोड किसका है? ऊप ऊप वाले का। ऊप का है सर, रिड्यूस, तरीके से लिखा हुआ है।
ओके, और जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, कोड लाइंस हैं, किस में कम है? ऊप ओप के अंदर कम है, ठीक है। इसमें रीयूजेबल कोड कौन सा हो रहा है? एक ही कोड को हम बार बार इस्तेमाल किस में कर रहे हैं? पीएफ में कर रहे थे ऊप या में ऊप सर। में कर रहे हैं? ऊप में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ रहा। हमारा एक कोड है, उसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं, उसी को हम बार बार जो है यूज कर सकते हैं बाय द ऑब्जेक्ट नेम, हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ स्टूडेंट्स की क्लास में जाऊँगा और यहाँ पे जो है इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर मैं पीएफ का काम करता, पीएफ में मुझे कोड करना पड़ता, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ता, इन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ता हर एक स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए चेंज करूँगा और सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। सर यानी कि सर जो आपकी पेरेंट क्लास होगी उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आप लिखेंगे, राइट? और उसको डोंट आप डोंट हर गो क्लास फॉर द में यूज पेरेंट करेंगे। क्लास, अभी तक हम पेरेंट क्लास के ऊपर पहुंचे ही नहीं है, हम सिंपल क्लास की बात कर रहे हैं। ओके ओके। तो जो भी मुझे चेंज करना होगा तो हम जो है क्लास में चेंज कर देंगे। बेटा जकी, एरे जो है उसको भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको फिर एरे के अंदर याद रखना पड़ेगा कि हर स्टूडेंट का जो है मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है एरे के अंदर, ठीक है। किस तरीके से कि अगर मैं जो है 3 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के मेरे पास 3 कोर्सेज हैं, तो टोटल मेरे पास 9 का जो है एरे बनना चाहिए। डन। अब उस 9 के एरे को मुझे जब भी मैं परसेंटेज कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट नंबर 1 का इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर स्टूडेंट नंबर 2 के इंडेक्सेस का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, फिर मुझे स्टूडेंट नंबर 3 के इंडेक्सेस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मैं ऊप में देखूँ तो मुझे ऐसी कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ जो है फंक्शन कॉलिंग और एट्रीब्यूट्स कॉलिंग के थ्रू अपना कोड को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। बेटा अच्छा, एक स्टूडेंट का इंटरेस्टिंग सवाल है कि यार इस पूरे कोड के अंदर मेरे पास जो राइट साइड वाला कोड है वो एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है मेरे ऑब्जेक्ट्स को और मेरे प्रोग्राम को। उस कोड के अंदर मैं जो है मार्कशीट कहीं भी जो है प्रिंट नहीं करवा रहा, ठीक है। उसमें कहीं भी जो है आउटपुट की स्टेटमेंट नहीं है। सबको दिख रहा है बेटा? राइट साइड पे जो हमने कोड लिखा है उसमें जो है कहीं भी आउटपुट की स्टेटमेंट नहीं है। तो वो बेटा किस तरीके से है कि जब आप कैलकुलेट का फंक्शन कॉल करते हो वो जाएगा अपनी क्लास के अंदर और उसके अंदर जो है रिस्पेक्टिव हमने आउटपुट की कमांड्स लिखी हुई हैं। जी शहीर, अब ठीक है? सर बेसिकली हम मेथड कॉल कर रहे हैं और हमने उसकी जो क्लास है उसमें हमने पहले उसको डिफाइन कर दिया है, तो वो हमें एग्जैक्टली। जरूरत नहीं करने की। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। जी बेटा स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जो जवाब नहीं दे रहे, काइंडली रिस्पॉन्ड करें तो हम जो है एक ही पेज पे रहें। सो वी शुड बी ऑन द सेम फुटिंग कि हमारा जो है टॉपिक सबको क्लियर हो चुका है। क्लियर है सर। तो इसका मतलब अब जो है अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि मुझे एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके दो ऊप के थ्रू, तो यू शुड बी एबल टू डू इट, ऐसा है? यस यस सर। सर। सारे कर सकते हैं बेटा? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो कि यार जो है मुझसे नहीं होगा? कोई ऐसा स्टूडेंट? नहीं सर, हो जाएगा सिंपल क्लास का तो। ठीक है बेटा, यू आर स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ ना, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, तो जो है आई एम डाउटफुल कि शायद टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो काइंडली रिस्पॉन्ड सारे करें, ये बताएं कि सबको क्लियर हो चुका है, यू कैन डू इट। अगर मैं कोई टास्क देता हूँ या कोई क्वेश्चन देता हूँ या कोई सॉफ्टवेयर देता हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर वो जो आप चेंजेस का कह रहे थे, तो मैथ्स और इंग्लिश और उर्दू में हम मार्क्स लिखेंगे तो तब उसके लिहाज से चेंज होगा क्या चक्कर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या चेंज करता हूँ, इफ़ आई मेक अ चेंज, कि मैं अपने स्टूडेंट की क्लास में डिफाइन कर देता हूँ कि जब भी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके इनिशियल मार्क्स क्या होंगे, 50 होंगे मैथ्स के। तो अब जब भी स्टूडेंट बनेगा तो जो है क्या होगा, आपके पास S1 जो है उसके भी हमेशा शुरू में 50 रहेंगे
S2 के भी 50 रहेंगे, S3 के भी 50 रहेंगे, जब तक कि मैं उसका इनपुट ना ले लूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ s console डॉट राइट लाइन s1 डॉट मैथ्स, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा इस वक्त तो क्या प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं S2 को प्रिंट करवाऊंगा तो उसके लिए भी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 50 ही प्रिंट होगा। जब तक कि ये इनपुट वाली कमांड नहीं चल जाती तब तक ये सारे क्या रहेंगे, इनिशियलाइज रहेंगे बाय द डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि आपने अपनी क्लास में डिफाइन की हुई है। ठीक है बेटा। तो इस तरह सर सबके सेम हो जाएंगे। हाँ, शुरू में सबके सेम रहेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? जी क्लास, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, तो फिर आगे चलते हैं हम। जकी कौन सी चीज कह रहे हो रिपीट करने को? एम जकी खान 12365, किस चीज को रिपीट करना है? जी जकी, अभी जो स्टूडेंट सवाल कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर मैं चेंजेस करता हूँ स्टूडेंट के अंदर क्लास में तो क्या वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए रिफ्लेक्ट होगा या जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्ट होगा। तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया एंड आई शोड कि यार S1 और जो S2 है दोनों के अंदर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो S1 और S2 का जो मैथ का जो इंटीजर है उसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो वो एग्जैक्टली इनिशियल वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि हमने स्टूडेंट की क्लास में रखी है, दैट इज 50। ठीक है जकी, ओके। तो आगे चलते हैं जी बेटा। अब बात आती है कि हमने एक क्लास किस तरीके से बनती है ये देख लिया, एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है ये देख लिया, लेकिन हमने जो लाइंस हमने कोड लिखा है उसका मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए कि यार हर एक जो हमने कोड सिंटेक्स लिखा है सी शार्प के अंदर उसका हर एक पार्ट जो है उसका क्या काम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है चार चीज़ों को देखना है। सबसे पहले जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमने क्या कहा था, उसका क्लास नेम आता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नेम हमने जो रखना है, उसके बाद न्यू का कीवर्ड और दोबारा क्लास का नाम। ठीक है, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया है इसके बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेफरेंस होल्डर, एक होता है इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। आपकी रैम जो है उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है, और आपका रेफरेंस होल्डर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट जो आपका बना है उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो हम अगर इसको यूं देखें, मेरे पास एक रैम है, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, अब जब भी क्या होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और क्या होगा, रैम में आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, आपके रेफरेंस होल्डर में। तो जो राइट साइड पे है वो आपके पास क्या है, इनिशियलाइजर है, और जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस होल्डर। इसका नाम रेफरेंस होल्डर क्यों है, क्योंकि ये आपके पास रेफरेंस को होल्ड करता है। आपकी रैम में जो S1 है उसका ऑब्जेक्ट जो बना है उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपके रेफरेंस होल्डर में, और उसको बनाने का काम कौन करता है, आपका इनिशियलाइजर। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ ये भी लिख सकता हूँ न्यू स्टूडेंट और मेरा ऑब्जेक्ट रैम के अंदर बन जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये रैम में जैसे ही बनेगा
उसी के साथ ये डिलीट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने कहीं स्टोर नहीं करवाया। अगर मुझे इसको मेमोरी में सेव रखना है तो आई हैव टू राइट दिस थिंग, मुझे उसको कहीं रेफरेंस होल्डर में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैंने एक S2 का रेफरेंस होल्डर बनाया, और अब क्या होगा, मेरा जो S2 है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, S2 के रेफरेंस होल्डर में। तो ये ऑब्जेक्ट बना, और फिर उसके बाद वो S2 के रेफरेंस होल्डर में उसका एड्रेस सेव हो गया। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब जब ये बात हमें समझ आ गई तो इसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स हमारे आते हैं, दैट इज अर्ली इनिशियलाइजेशन और लेट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अर्ली का मतलब क्या है कि जिस वक्त मैं रेफरेंस होल्डर बना रहा हूँ उसी वक्त मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और लेट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि मैंने जिस वक्त रेफरेंस होल्डर बनाया उस वक्त मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करवाया, उसको मैंने क्या रखा, नल रखा। मैंने सेमीकोलन लगा के उसको नल कर दिया, वो अभी नल है। और उसके बाद मैंने OB को यूज़ करते हुए फिर जो है कहीं जाके कोड में उसको मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया। ये समझ में आ गया बेटा, ये क्या चीज़ हो रही है, अर्ली इनिशियलाइजेशन और लेट इनिशियलाइजेशन? जी क्लास, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, एवरीवन इज टेलिंग मी यस। जी, दोनों का काम एक ही है बेटा, इट इज़ द सेम थिंग। सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि अर्ली इनिशियलाइजेशन में हम उसी वक्त जो है वैल्यू को अपने जो है रेफरेंस होल्डर में अपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करवा लेते हैं। लेट के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है लेट के अंदर इतनी सी बात है कि वो कहीं बाद में जाके हम उसको इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, सर याद इसका कोई रखिएगा, खास रीजन? एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब इनिशियलाइजर कॉल होता है तभी आपका रैम के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है। जब तक इनिशियलाइजर कॉल नहीं होगा रैम में आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जी बेटा, क्या सवाल कर रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि हम लेट इनिशियलाइजेशन क्यों करवाते हैं, इसकी कोई खास वजह है मतलब? ओके, सपोज करें कि आप जो है LMS बना रहे हैं। ठीक है, LMS के अंदर आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं जो है 10,000 स्टूडेंट्स के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ बनाना शुरू कर दूं तो क्या होगा, आपकी रैम फुल हो जाएगी और आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चंक्स में अपने इनिशियलाइजर्स को डिवाइड कर लेते हैं कि हर 10 सेकंड बाद 10 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो इससे होता क्या है कि रैम आपके पास एक साथ जो है फिल नहीं होती और जो है आपके पास प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि दिस इज़ द रीज़न कि हम जहाँ पे अर्ली इनिशियलाइजेशन और लेट इनिशियलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गई? जी सर, थैंक यू। ओके, तो बेसिकली अपनी स्टोरेज और प्रोग्राम को क्रैश ना करने के लिए हम लेट इनिशियलाइजेशन करते हैं। हाँ, लेकिन उसकी दिस इज वन रीज़न, ये एक रीज़न है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसमें हम लेट इनिशियलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि यार ऑब्जेक्ट जब बनता है और उसके बाद जो है कब ख़त्म होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि उसकी उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास बेटा एक कोड लिखा हुआ है और राइट साइड पे हर लाइन ऑफ कोड पे क्या हो रहा है उसकी समरी लिखी हुई है। इसको रीड करते जाएं। सारे स्टूडेंट्स इसको रीड करें। लेफ्ट साइड पे कोड लिखा हुआ है और उसी राइट साइड पे हर लाइन ऑफ कोड क्या काम कर रहा है, उस वक्त क्या काम हो रहा है मेमोरी के अंदर, वो जो है राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 1 पे लाइन नंबर 1 की समरी लिखी हुई है, 2 पे 2 की लिखी हुई है। तो गो थ्रू इट, इसको रीड करें।
शहीर अभी मैं क्लियर करता हूँ, पहले लेट ऑल द स्टूडेंट्स रीड इट एंड गेट द थिंग कि क्या हो रहा है। बाकी स्टूडेंट्स को जो है रीड करने दें, देन वी विल गो थ्रू कि मैं बता दूंगा कि हर लाइन पे जो है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द थिंग हैपनिंग देयर। जी क्लास, सबने रीड कर लिया? ओके, लाइन नंबर 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है जी क्लास? ह्यूमन ओबी, ये चीज़ क्या है? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो लाइन नंबर 1 पे क्या हो रहा है? रेफरेंस होल्डर ऑफ ह्यूमन इज क्रिएटेड। हमने क्या करा है, लाइन नंबर 1 पे रेफरेंस होल्डर बनाया है किसका? ह्यूमन का, जिसका हमने नाम क्या रखा है? ओबी। अब उसके बाद लाइन नंबर 2 पे ये बताएं कि लेट इनिशियलाइजेशन हो रही है या अर्ली इनिशियलाइजेशन हो रही है? लेट हाँ, इनिशियलाइज। ठीक है, लेट इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो लाइन नंबर 2 पे बेटा क्या हो रहा है? आपके पास ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है रैम के अंदर, ठीक है, मेमोरी के अंदर, और उसका एड्रेस आके किस में सेव हो रहा है? ओबी के रेफरेंस होल्डर में। उसके बाद लाइन नंबर 3 पे बताएं न्यू ह्यूमन हो रहा है, तो इस पे क्या ऑब्जेक्ट बनेगा? सर नो सर, नहीं नहीं बनेगा। सर, बनेगा लेकिन किल हो जाएगा क्योंकि उसका रेफरेंस एग्जैक्टली। कहीं हमने लाइन नंबर 3 पे जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू ह्यूमन के थ्रू, हमने इनिशियलाइजर कॉल किया है, तो ऑब्जेक्ट रैम में बनेगा, लेकिन क्या होगा, उसी वक्त वो किल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रेफरेंस होल्डर में होल्ड नहीं किया। इसी तरीके से लाइन